जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम आज पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, हाल ही में हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावरण को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं, जो हमारे समक्ष पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, उन सब के प्रति हम सबका कर्तव्य है कि हम महसूस करें कि इस पर्यावरण के बिगड़ने की स्थिति में हमारा जीवन मुश्किल से मुश्किलतर होता चला जाएगा। यदि हम समय पर नहीं चेते तो निश्चित है कि हमारे जीवन की जो वास्तविक दशाएं हैं वो खराब होती चली जाएंगी। न केवल हवा खराब होगी, हमारी धरती खराब हो जाएगी, हमारे जल के जो भंडार हैं वो खराब हो जाएंगे और फिर हमारे लिए जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, जल और एक स्वच्छ वातावरण, वो सब हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। कल्पना करें कि आने वाले समय में जब वायुमंडल में गैसों का प्राकृतिक संतुलन भंग हो चुका होगा, पीने का जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल है वह पूर्णतया दूषित हो जाएगा और उसके लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर फिल्टर्स लगाने होंगे, आरओ सिस्टम लगाने होंगे, तो जीवन की कठिनाई कितनी अधिक हो जाएगी। इसी प्रकार से तापमान की जो समस्या है, हमारे चारों तरफ का तापमान कितना बुरी तरह से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताएं हमें कितना परेशान कर रही हैं। इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या दिनों दिन गंभीर होते जा रही है। ऐसे में हमें समय रहते तैयार होना होगा अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए। हमने आधुनिक विलासिता की जो सामग्री जुटाई है उसकी जो कीमत हम अदा कर रहे हैं, निश्चित है कि सबसे ज्यादा उसकी कीमत पर्यावरण ही चुका रही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जरूरतों को कम करें और जीवन को प्रकृति के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। आज के इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे पर्यावरणविद से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए लंबे समय से संघर्ष किया है और पर्यावरण को एक आंदोलन के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया है। आप हैं डॉक्टर सिराज वजीह। इस बातचीत के अलावा आज के कार्यक्रम में हम अमरनाथ और साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत भी आपको सुनाएंगे। तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं डॉक्टर सिराज वजीह के साथ टेलीफोन लाइन पर की गई इस बातचीत के साथ। श्रोताओं नमस्कार। ये समय पूरी दुनिया के लिए संकट का समय है। कोरोना ने जिस रूप में इस विश्व को प्रभावित किया है, उसकी मार देश की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों के
जीवन शैली पर, लोगों की सामाजिकता पर, उनकी सांस्कृतिक मूल्यों पर, सभी पे असर पड़ा है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू यह भी देखने को मिला कि बहुत सारे जो पर्यावरणीय तत्व हैं वो बहुत सकारात्मक हो गए हैं। नदियां बहुत स्वच्छ दिखाई पड़ने लगी हैं, वायु प्रदूषण का लेवल बहुत कम हो गया है और 200-200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्वत साफ साफ दिखाई पड़ने लगे हैं। दिल्ली जैसे शहर का जो वायुमंडल है वहाँ प्रदूषण का लेवल बहुत कम हो गया है, लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। ये सब जो घटनाएं घटित हुई हैं ये बहुत कुछ इशारा करती हैं आने वाले समय में, बहुत कुछ आदेश देती हुई प्रतीत होती हैं कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए कि हम अपना पर्यावरण भी दुरुस्त रख सके और हमारा अपना जीवन को भी एक सहज बना सके। आज पर्यावरण की क्या महत्ता है, पर्यावरण को किस रूप में देखा जाए, इसी विषय पे बातचीत करने के लिए गोरखपुर के प्रख्यात पर्यावरणविद और पर्यावरण को आंदोलन के रूप में खड़ा करने का काम करने वाले डॉक्टर सिराज वजीह साहब के साथ हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये बताएं कि आज कोरोना के कारण जो स्थिति बनी है इसमें पर्यावरण को लेके बहुत उत्साह दिखाई पड़ रहा है, लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं, खास करके आप जैसे जो पर्यावरणविद हैं वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि हमने जो लड़ाई वर्षों से लड़कर नहीं जीते थे हम, वो लड़ाई ईश्वर ने इस 2-2.5 महीने के कोरोना काल में हमें प्रदान कर दिया है। आप इसको किस रूप में लेते हैं सर? जी बिल्कुल, पर्यावरण के विषय में कोई सकारात्मक बदलाव हो, वो बेहतर हो तो खुशी होना बहुत स्वाभाविक है मुझको भी और जो भी पर्यावरण के विषय में थोड़ी भी चिंता, थोड़ी भी सोच रखते हैं उनके लिए। पर एक ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस समय पर्यावरण की स्थिति बेहतर हुई है और हमारी गतिविधियां, जो मानव जनित गतिविधियां हैं, वो जहाँ कम हुई तो पर्यावरण के ऊपर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो आज बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारे उदाहरण लिए, बिल्कुल सही बात है। पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी या नदी का पानी स्वच्छ हो गया या हवा जो है वो साफ हो गई है। एक चीज इससे जो खुशी है उससे ज्यादा सीखने की बात ये है, खुशी तो है अपनी जगह पर ये खुशी कितने दिन रहेगी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी जी। क्योंकि जहाँ जैसे ही चीजें फिर वापस आएंगी, अगर हमने इन चीजों से सबक नहीं लिया और फिर पुरानी स्थितियों के ऊपर लौट आए तो बहुत तेजी से वो स्थितियां फिर लौट के आ जाएंगी और कोई जो खुशी है वो बस वो 4 दिन की चांदनी वाली बात जो कहते हैं वही रह जाएगी। तो आप इसको क्या इस रूप में देख सकते हैं कि ये कोरोना का जो 2-2.5 महीने का जो काल रहा है, लॉकडाउन का, ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जा रहा है कि अगर हम अपनी जीवन शैली को थोड़ा सुधार लें, थोड़ा बैलेंस कर लें, हम जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार चीजों को हम प्रयोग करते हैं अगर उसमें थोड़ी सी कमी कर लें तो शायद ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाए, स्थायी रूप से खूबसूरत हो जाए। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं सर? बिल्कुल सही बात है। और देखिए एक बहुत बड़ी सीख ये भी है कि 2-2.5 महीने का जहाँ पे हमने सालों दशकों पर्यावरण को खराब किया, पर 2-2.5 महीने का मौका आपने दिया और पर्यावरण अपनी वापस अपनी स्थिति में आने के लिए आतुर दिखाई दिया, बहुत बेहतर हुआ। तो बहुत तेजी से बदलाव, सकारात्मक बदलाव हुआ। वो एक बात ये कहने की बिल्कुल सही है कि अगर हम मौका देते हैं पर्यावरण को तो वो अपने आप वापस लौटने की स्थिति में आने की कोशिश करता है, चाहे वो हिरन सड़कों पे दिखाई दे या हवा साफ दिखाई दे या कुछ बहुत सारे उदाहरण इस बीच में दुनिया में आए। तो बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण को अगर मौका दिया जाए तो तेजी से वो बहुत सालों की जो चीजें हैं वो वापस बदलाव लाने के लिए कोशिश करता है। हाँ, हम अगर उसको मौका न दें और उसका फिर दम घोंट दें तो फिर तो बिल्कुल सही बात है कि वो अपना आत्मघाती हम लोगों के लिए है कि हम उसको नहीं आगे बढ़ने देते। तो ये तो एक सीख है, कोरोना काल ने ये एक सीख बहुत बड़ी दी है मानवता को और हम देशवासियों को कि अगर हमें कुछ सीखना है तो एक बहुत बड़ी सीख ये है कि हमको मौका देना होगा पर्यावरण को, तभी हम बेहतर कल की तरफ सोच सकते हैं। और प्रकृति ने हमको ये दिखाया कि अगर हमको मौका दो तो हम फिर वापस आने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जी जी जी, ये तो बात है। दूसरी एक चीज जो आपने कही वो बिल्कुल एक चीज जोड़ भी दूं मैं कि देखिए मैं ये भी अनुभव कर रहा था कि जो आदमी, जो लोगों की गतिविधियां हैं वो तो चली रही थी, यानी कि हमारे घरों से निकला हुआ थोड़ा बहुत जो वेस्ट है, जो चीजें हैं वो जा रहा था, चाहे वो नालों में हो, चाहे नदियों में हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो उसके बावजूद नदियां और स्थितियां बेहतर हुई हैं। तो बात यह है कि जो जिम्मेदार है वो भी इस बीच में काफी पकड़ा गया है कि जो बड़ी जो कारखाने हैं जो गलत ढंग से प्रदूषण करके जो मलबा निकाल रहे हैं, जो सीवेज निकाल रहे हैं, वो काफी हद तक इसके जिम्मेदार हैं।
और उनको बेहतर करना हम सबका और हमारे साथ सरकारों का ये काम है कि अगर हम पर्यावरण को बेहतर करना चाहते हैं तो उनको पकड़ना और उनको कहना, उनके ऊपर दबाव देना बहुत जरूरी होगा। जी जी जी। जो हमारे इस पर्यावरण की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं वो सामान्य जन तो कतई नहीं है। सामान्य जन कितना खपत ही करता है, उसे अपने जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं सिर्फ उन्हीं पर उसका ध्यान होता है। लेकिन लालच तो बड़े लोगों में है, बड़े उद्योगपतियों में है, बड़े कारोबारियों में है, जो कि अपने हित के लिए पर्यावरण का कोई मोल नहीं समझते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वन काट लिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा धरती को सूना कर दिया जाता है, वो कारण ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि जिम्मेदारी भी उन्हीं की फिक्स होनी चाहिए, उन्हीं पर थोपी जानी चाहिए कि पर्यावरण को ठीक करें और ठीक करने के लिए जो भी आवश्यक इनपुट्स की आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएं। आप क्या कहेंगे सर इस विषय में? बिल्कुल जी। मैं बहुत पहले की बात कह रहा हूँ कि 80 के दशक में एक बात उभरी थी कि पॉल्यूटर शुड पे। मतलब ये कि जो प्रदूषण करता है सबसे पहले वो जिम्मेदार है और उसको उसका खमियाजा चुकाना पड़ना चाहिए। तो पहली जिम्मेदारी तो उसकी बनती है। जो गैर जिम्मेदार हम लोगों के बीच से जो भी लोग हैं, चाहे हम हों, चाहे वो नगर पालिकाएं हों या उद्योगपति हों, जो भी गैर जिम्मेदार लोग हैं उनको सबसे पहले जरूरी है। बहुत लोग इसमें जिम्मेदार भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी लोग गैर जिम्मेदार हैं, पर गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से उनके ऊपर भी आक्षेप होते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं। तो पहली बात तो ये कि जो पर्यावरण के प्रति जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, आपने बात बिल्कुल सही कही कि वनों का कटान हो, चाहे प्रदूषण हो या इस तरह की जो चीजें करने वाले लोग बेखौफ जिस तरीके से करते हैं, उनको सबसे पहले जरूरी है कि उनके ऊपर पकड़ मजबूत हो और उनके ऊपर केवल सरकारें ही नहीं बल्कि सामाजिक एक दबाव भी बने। लोग उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें अपनी बातों से, अपने मतों से, अपने विचारों से जी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो पॉल्यूटर है, जो प्रदूषण करता है, वो सबसे पहले जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी आती है। पर हम भी जिम्मेदार हैं अगर हम उसके विषय में बोलते नहीं, कहते नहीं, हम सोचते नहीं अगर तो। जी जी जी। डॉक्टर सिराज वजीह से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं अमरनाथ और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। अरे अब नहीं जाबे परदेसवा, अब नहीं जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। अब नहीं जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। सबसे प्यार मोर खेतावा, नहीं अब जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। बैठ जाबे मुड़े धारी हाथवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। बैठ जाबे मुड़े धारी हाथवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। बैठ जाबे मुड़े धारी हाथवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। सबसे प्यार मोर खेतावा, अब नहीं जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। अब नहीं जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। अब नहीं जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतावा। जितनी मेहनत हम नौकरी में करबे, समय
आपन खेती में लगई बे वतनी समय आपन खेती में लगऊ गए, वतनी समय आपन खेती में लगऊ गए। अरे दुई नौ पारानी रहब साथवा, दुई नौ पारानी रहब साथवा, सबसे प्यार मुअर खेतवा। दुइनो परानी रहब साथवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। दुइनो परानी रहब साथवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। ओ सबसे प्यार मुअर खेतवा, ओ सबसे प्यार मुअर खेतवा। अब नहीं जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मुअर खेतवा। अब नाही जाबै परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। अब नाही जाबै परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। जौनी फसलिया के अवसर आई, जौनी फसलिया के अवसर आई, जौनी फसलिया के अवसर आई। मेहनत कई के उहलियब उपजाई। मेहनत कइके उहले बहु बजाई, मेहनत कइके उहले बहु बजाई। अरे काट जाए सागर काले सवा, सबसे प्यार मुअर खेतवा। कटी जाए सगरो काले सवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। कटी जाए सगरो काले सवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। ओ सबसे प्यार मुअर खेतवा, ओ सबसे प्यार मुअर खेतवा। नहीं अब जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मुअर खेतवा। नाही जाबै हम परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। नाही जाबै हम परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। पढ़ लिखिया अमरनाथ भैले बेगानावा, पढ़ी लिखी अमरनाथ भइले बेगानवा, पढ़ी लिखी अमरनाथ भइले बेगानवा। घूसवा देहे पे नाही लगल ठिकानावा। भूसवा देह पे नाही लगले ठिकानवा, भूसवा देह पे नाही लगले ठिकानवा। अरे उहे हर बैल यो जुआ ठवा, सबसे प्यार मुअर खेतवा। उहै हर बैल जुआ ठावा, सबसे प्यार मोर खेतवा। उहै हर बैल जुआ ठावा, सबसे प्यार मोर खेतवा। ओ सबसे प्यार मुअर खेतवा, सबसे प्यार मुअर खेतवा। नहीं अब जाबे परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। नाही जाबै हम परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। नाही जाबै हम परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। नाही जाबै हम परदेसवा, सबसे प्यार मोर खेतवा। और अब आइए डॉक्टर सिराज वजीह से की गई बातचीत का शेष अंश सुनते हैं। सर, आप तो आवाज रहे हैं, पर्यावरण के प्रति चिंता जिनकी भी रही है उनकी आप आवाज रहे हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। आपने गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे पर्यावरण की समस्याओं की ओर इशारा किया है और कुछ मार्ग भी ढूंढने का प्रयास किया है। और अगर दुनिया लालची हुई है, पृथ्वी के दोहन करने में अपनी सारी सीमाओं को भूल जाती है, तो उनको रोकने का काम भी आपने किया है। तो ऐसे में जो उपाय सामने दिखता है कि ज्यादा से ज्यादा
वृक्ष लगाए जाएं, वन का विस्तार हो, जो घरों से या जो शहरों से जो मल जल निकलता है उसको साफ करके नदियों में डाला जाए तो नदियों की स्थिति ठीक हो। हवा में जो गैस छोड़े जा रहे हैं, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, या जिस प्रकार की जो वेस्ट निकलते हैं जो हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ाते हैं, उन सबको रोकने की आवश्यकता है। आप इस पर, इन चीजों पर किस दृष्टि से नियंत्रण करने का प्रयास करने को आप समर्थन करेंगे सर? जी देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस अब की बार का जो है उसपे इस बार की जो थीम है वो भी बायोडाइवर्सिटी पे है, यानी कि जैव विविधता के ऊपर है। तो दुनिया की जो जैव विविधता है वो एक जरूरी चीज है। और जो बात आपने कही बिल्कुल बहुत सही है कि जो भी प्रदूषण होता है, जो भी पर्यावरण के अंदर जो बदलाव लाए जाते हैं मानव जनित गतिविधियों की वजह से, इन सारी चीजों को जो सहने वाली जो चीज है वो तो वही पर्यावरण है, वही प्रकृति है। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, यही 4-5 चीजें तो सारी चीजों को, जो हमारा भूमंडल है, जो जैव मंडल है जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, तो वहीं पे ये चीजें जो है वो सारी आती हैं और इस पूरी प्रकृति को अपने आप को ठीक करने का एक अपना मैकेनिज्म होता है जी। जो अभी आपने कहा कि 2 महीने के दौरान काफी बेहतर हो गया, अपने को ठीक करने की प्रक्रिया जो मैकेनिज्म हुआ। तो हमारी जो जैव विविधता है वो बहुत हद तक उस मैकेनिज्म को, जो प्रकृति को वापस लाने का काम कर। आइंस्टीन ने, मुझे याद आ रहा है कि आइंस्टीन ने कभी कहा था कि साहब अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। वो वजह ये है कि उन्होंने ये कि इतना बड़ा रोल हर एक जो जीव है वो अपनी जगह के ऊपर इतना बड़ा रोल प्ले करता है। जो पॉलिनेशन का, जो परागण का जो पूरा रोल है वो मधुमक्खियां करती हैं। जिस दिन मधुमक्खियां नहीं रहेंगी उस दिन दुनिया खत्म हो सकता है कोई भी व्यक्ति, कि इतना बड़ा रोल मधुमक्खियों का है, चींटियों का है। तो जो विविधता है वो हम लोग मान के चलते हैं कि साहब इसको ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साहब, ये तो कुछ कोई रोल नहीं है इसका, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता है। उस विविधता का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा एक उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। तो उस जैव विविधता को हम संरक्षित करें, उसकी महत्ता को समझें, तभी हमारी पृथ्वी में, हमारे जैव मंडल में स्थितियों को वापस लौटा पाने की क्षमता ज्यादा होगी। अगर हम किसी नदी में, आपने नदी की बात कही, बिल्कुल सही बात है कि आज के दिन नदी साफ दिखती है, पर अगर उसी नदी की अगर आप जैव विविधता खत्म कर दें तो फिर वो नदी आप छोड़ भी दें 2 महीने तक तो कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर उसके अंदर जीव ना हो, जंतु ना हो, उसके अंदर पौधे ना हो, अगर वो चीजें नहीं होंगी उसमें, तो उसमें बदलाव नहीं आ पाएगा वापस। तो ये समझने की जरूरत होगी कि विविधता जरूरी है, जैव विविधता बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है और उसको समझा जाए। जी जी सर, आपने गोरखपुर और आसपास के पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत कुछ काम किया है, चाहे वो शहर के नदी नालों के जल निकासी की समस्या हो, या जो तालाब हैं यहाँ उनके संरक्षण की व्यवस्था हो, या जो रामगढ़ ताल है हमारा उसके जो जैव विविधता की बात करें, या उसके जो दलदली क्षेत्र उसके किनारे का होता है, जो स्वयं प्लांट जिसको कहते हैं वो हो, या जो उसके किनारे जो बेतहासा निर्माण कार्य हुए हैं उनके विरुद्ध आंदोलन हो, या फिर जो उसमें मल जल गिराया जा रहा है, शहर का जो वेस्ट वाटर होता है वो उसमें गिराया जा, इन सब के विरुद्ध आपने आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया था। आप वर्तमान स्थिति जो है शहर की, गोरखपुर और आसपास की, उसमें आप अभी की स्थिति जो है उसको किस रूप में आप देखते हैं? जी देखिए, ये वो काल भी है कि जब क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो तापमान में हो, चाहे वो बारिश में हो, चाहे वो आर्द्रता में हो, बदलाव आ रहे हैं, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। और अगर आप गोरखपुर शहर की बात हम लोग करते हैं तो अगर ये भी देखें, पिछले कुछ सालों का अगर जो पानी बरसने का जो आंकड़ा है उसके ऊपर अगर नजर डालें तो पिछले 100 साल के अंदर जो बदलाव आया है उससे कहीं ज्यादा तेजी से ये 10 साल 15 साल में बदलाव आया है। यानी कि जो एवरेज था, वो एवरेज सब जो औसत है 100 साल का, वो अब बिगड़ रहा है और हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं गोरखपुर शहर के अंदर। कभी आपके 24 घंटे में 272 मिलीमीटर बारिश हो गई, कभी जो है वो 12 घंटे में इतनी बारिश हो गई। तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, जो बारिश का जो तीव्रता है, वो बढ़ रही है। अब तीव्रता के बढ़ने से होता क्या है, कुल वर्षा की मात्रा तो कम हुई, लेकिन कुल वर्षा की मात्रा उतनी ही रह गई या कम हो गई, लेकिन तीव्रता बारिश के एक दिन के अंदर बारिश जो है वो बहुत बढ़ गई। तो उसका असर क्या हुआ कि
शहर के अंदर जो पानी के धारण की क्षमता थी, यानी कि इतना बारिश होगी, अब लगातार आप रोज उतना पानी बरसता रहे कई दिन तक, तो पानी की धारण की क्षमता ज्यादा होगी। अगर एक ही दिन बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और वो भी हमारा लो लाइंग एरिया है, हम कहते हैं कि हमारा शहर सॉसर शेप है, कप शेप है, तो जो निचले जगह, तो हमारे में पानी रुकने की स्थितियां बदतर होती जा रही हैं और जल जमाव दिन ब दिन गोरखपुर शहर का बढ़ता जा रहा है। आप सब ने, हम लोग जो गोरखपुर शहर के वासी हैं, सब ने ये अनुभव किया होगा कि दिन ब दिन हर साल आपका जल जमाव का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये स्थितियां भी है कि हम लोग को सोचना होगा कि हमारी जो गोरखपुर शहर की जो स्थितियां हैं वो किस तरीके से पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, और उसके लिए जो इंतजाम है वो उसी ढंग से करने होंगे, क्योंकि केवल पर्यावरण ही नहीं, अब क्लाइमेट चेंज का जो असर है उसको भी देखना होगा। हमने पीछे की चीजें 100 साल की तो देख करके काम किया, पर हम आगे की भी चीजें अब देखना शुरू करें कि अगले 50 साल में क्या होगा, हमारे वैज्ञानिक क्या बताते हैं, और उसके हिसाब से हमें शहरों का निरूपण और शहरों की जो नियोजन है वो करना होगा। ये भी जरूरी बात है। जी, क्योंकि अगर नियोजन नहीं किया गया अगले आने वाले समय के लिए तो निश्चित है कि स्थितियां बिगड़ेंगी। जिस प्रकार से निर्माण कार्य हुए हैं, भवनों का जिस तरह से विस्तार हुआ है, जो क्षेत्र छोड़ दिए जाते थे पहले कि यहाँ जल जमा होगा या बरसात का पानी कुछ दिनों के लिए पोखरे के रूप में जमा होगा, या जहाँ कुछ पेड़ पौधे लगे रहेंगे ताकि हरियाली बनी रहे शहर की, वो सारे क्षेत्र तो समाप्त हो गए, उन सब पे निर्माण हो गया। ऐसे में शहर सफोकेशन महसूस करता है। हम जब बाहर निकलते हैं तो सड़कों पे जो भीड़ दिखाई पड़ती है वो हमें हमारा दम घुटने की स्थिति में ले आता है। तो ऐसे में आवश्यक है कि हमारी योजना जो है वो दीर्घकालिक योजना बने, जल निकासी की सुव्यवस्था इस रूप में बने, इतनी फुल प्रूफ बने कि कभी हमारा मोहल्ले हमारे डूबे नहीं। लेकिन इतना सोचने के बावजूद शहर के बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जो थोड़ी सी बारिश में भी डूब जाते हैं या उनमें जलभराव हो जाता है और सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपने और नगर निगम ने मिलके कुछ प्रोजेक्ट भी किए थे, कुछ तैयारियां भी की थी, कुछ सर्वे भी किया था। क्या परिणाम रहे सर उसके? बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये जो आपने एक बात उठाई कि जो हमारे जो अनिर्मित क्षेत्र हैं, जो मैदान हैं, जो पार्क हैं, जो हरे भरे क्षेत्र हैं, जो हमारे बाग बगीचे थे, पनियाले के बगीचा हो, चाहे वो ये जो आपका अमरूद का बगीचा हो, या और भी बड़े बड़े आम का बगीचा हो, या आपका जो खुले क्षेत्र जो थे, हमारे ग्रीन एरिया जो थे, वो हमारे तालाब और वाटर बॉडीज जो थी, 103 वाटर बॉडी हम कहते हैं गोरखपुर शहर के अंदर थी, आज 18 के करीब में रह गई। तो ये बहुत तेजी से इसका ह्रास हुआ है, कमी आई है। ये जो हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र रहे हैं, तो एक तो बात ये जरूरी सभी को लगती है कि अब कोई भी इसमें 1 इंच भी कोई बदलाव अगर होगा तो वो शहर के लिए और शहर के लोगों के लिए घातक होगा। तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो हरे भरे क्षेत्र हैं वो बढ़े, हमारे जो पुराने पेड़ हैं जो उनकी जो संख्या है वो बढ़े, कटे ना, अब आगे से और हरे भरे क्षेत्र बने रहें। और हर एक शहर का एक प्लान होता है जिसके हिसाब से आपका 33% भाग या कोई एक निश्चित भाग जो है वो हरा भरा होना चाहिए। वो कम से कम जो है वो जहाँ पे शहर को सांस लेने की गुंजाइश हो। तो शहर कहाँ से सांस लेगा? उस सांस लेने की जो जगहें हैं, ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बनाता है, फेफड़े होते हैं वही जगह। तो वो जगह के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये बात बहुत जरूरी है। और आपने जो बात की थी, नगर निगम ने मिलकर के एक सिटी का जो रेजिलियंस प्लान बनाया है। अभी आज अब गोरखपुर महानगर आजकल बातचीत कर रहे हैं कि आगे आने वाले 20 साल में, 10 साल में किस तरीके से महायोजना बनेगी गोरखपुर शहर की। तो ये स्थितियां चल रही है। तो इन सब में ये चीजें देखने की जरूरत रहेगी कि हम किस तरीके से हरे भरे क्षेत्र और पर्यावरण के क्षेत्र के, तो हरे भरे क्षेत्र और पार्क केवल सुंदरता के और आपके जो मनोरंजन के ही साधन नहीं है, वो जीवन के भी साधन है। ये समझने की जरूरत होगी कि केवल वो घूमने फिरने की और कुछ देर जा करके उसमें हम बेहतर महसूस करें, मनोरंजन कर लें, केवल उसके ही साधन नहीं है। वो इस बात के भी साधन है कि वो हमको जीवन देते हैं, और इस जीवन को बनाने के लिए उनके महत्व को और सीरियस ढंग से समझने की जरूरत होगी। जी सर, चलते चलते आप क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे पर्यावरण को लेकर हमारे श्रोताओं से?
पर्यावरण को लेकर के देखिए, ये भारत की एक बहुत अच्छी चीज रही है। जो पर्यावरण का इतिहास रहा है वो हमारे भारत के देश में जन पहल के द्वारा आया है। पूरे अगर आप 70 के दशक की बात देख लें और वहां से पूरा जो इसकी यात्रा है, वहां पे जन पहल और जन आंदोलन बहुत बड़ा रूप रहा है कि लोगों ने इन चीजों को आगे, चाहे वो चिपको आंदोलन रहा हो पहले का या कोई भी आंदोलन इस तरीके के रहे हो, लोगों ने आगे बढ़ करके पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया है, जो भारत की एक विशेषता रही है। तो इस विशेषता के को कहीं से इसमें कमी ना आए। हम लोग हैं, जो नागरिक हैं, चाहे वो शहर के हों या गांव के हों, हमको मुखर होना होगा, बोलना होगा, क्योंकि जीवन तो हमारा है और हमारे आने वाली जनरेशन्स का है, बच्चों का है। और उसके लिए अगर हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं कहेंगे, हम चिंतित नहीं होंगे, तो कोई और तो चिंतित नहीं हो पाएगा। तो ये काम तो हम सबको ही करना होगा, और ये सोच के करना होगा कि ये कोई एक एडिशनल चीज नहीं है कि मतलब ये कि ये सब चीजें तो हो, इसके साथ ये हो जाना। सबसे पहले उसकी जरूरत है, क्योंकि वही जीवन है, वही सांस है, वही पानी पीने का है, उसके बगैर हमारा कुछ भी नहीं। जी 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 हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से लोग सहमत होंगे और अपनी जीवन शैली इस प्रकार की बनाएंगे कि पर्यावरण के साथ दोस्ती उनकी बनी रहे। पर्यावरण को टेकन फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति न समझी जाए है कि जो होगा सो सब वो बर्दाश्त करता रहेगा। हमें उसके अनुरूप अपने को ढालना पड़ेगा और उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो महसूस करनी होगी। डॉक्टर सिराज वजीह साहब, आपने हमसे बातचीत की और पर्यावरण की चिंताओं के प्रति हमें अवगत कराया। आपका बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सिराज वजीह, प्रसिद्ध पर्यावरणविद। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।